तो आज का न्यूज़पेपर में सबसे पहली न्यूज़, आज फ्रंट पेज ही पूरी न्यूज़ से भरा हुआ है। सबसे पहली न्यूज़ है कास्ट बायस, ये सेग्रीगेशन इन द प्रिजन वायलेट डिग्निटी सुप्रीम कोर्ट। ये जो है किस चीज़ की बात कर रहा है कि अंग्रेजों के ज़माने में जो रूल रेगुलेशन जो मैनुअल होते थे उनके अंदर कास्ट की एंट्री होती थी, किस कास्ट से बिलोंग करता है, और उस कास्ट के बंदे को अलग रखा जाता था, अलग अलग सेल्स थी। शेड्यूल कास्ट अलग उसमें रहते थे और कास्ट है वो अलग उसमें रहते थे। तो आज भी वही सिस्टम चला आ रहा है, जेल के मैनुअल के अंदर कास्ट की एंट्री है, उसी के बेसिस पे सेग्रीगेशन है। तो ये इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आघात किया है कि आज 75 साल हो गए, 75 साल से ज़्यादा हो गए देश को आज़ाद हुए, और उसके अंदर भी आज भी ये सिस्टम है, तो हमारे लिए शर्म की बात है। तो उसकी वायलेशन की बात करिए, वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये कौन कौन से सेक्शन का, आर्टिकल का वायलेशन हो गया ये? आर्टिकल 15, 17 और 21, ठीक है। तो इनका वायलेशन है सीधे सीधे ये। तो ये क्या कह रहे हैं इसके अंदर, देखो आप यहां पर ये कह रहे हैं हैबिचुअल ऑफेंडर विद इन प्रिजन वॉल अक्रॉस इंडिया एंड ऑपरेसिव टू फंडामेंटल ह्यूमन डिग्निटी एंड पर्सनैलिटी। ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है। यदि आप किसी को कास्ट से एड्रेस करते हो, कास्ट से उसकी पहचान करते हो, कास्ट के हिसाब से उसको आप बैरिक और वो अवॉइड करते हो, वो प्रोवाइड करते हो, तो ठीक है। तो ये आर्टिकल उसको लेकर है। तो इसके 2016 के अंदर एक और बना था, ये सेंट्रल शुड एड्रेस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 के अंदर जो बना था ये, एंड करेक्शन सर्विसेज एक्ट 2023 इसके अंदर कहा है। तो कॉस्ट कॉलम जो है उसको किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये जो कॉस्ट कॉलम है इसको रिमूव कर देना, इसके ऊपर है, ठीक है। तो ठीक है, अनटचेबिलिटी के ऊपर था ये आर्टिकल। दूसरा जो मेन आर्टिकल है वो देखिए आप, ये है इंटर्नशिप के ऊपर, इंटर्नशिप टू ब्रिज जॉब मार्केट स्किल गैप, पायलट प्रोजेक्ट टेक्स ऑफ। क्या होता है, जैसे जापान के अंदर है और कंट्रीज के अंदर है, जो फॉरेन एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है कि आपकी थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ चलते हैं। आप जब तक इंटर्नशिप नहीं कर रहे, कहीं पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं कर रहे, आपको डिग्री नहीं दी जाएगी। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में जो इंजीनियर्स भी होते हैं वो भी सारा इंजीनियरिंग उनकी कंप्लीट हो जाती है, प्रैक्टिकल जो वहाँ होते हैं कॉलेजेस में बस वही प्रैक्टिकल होते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिकल उनको कहीं करने को नहीं मिलता। तो उसको लेके गवर्नमेंट ने ये पूरा किया है। और टॉप जो 500 कंपनीज है, यहाँ आप देखिए इस पे, द यूनियन गवर्नमेंट on Thursday open a portal for Indian top 500 companies to practice in 1 year internship scheme announced in this year union budget to bridge the gap between the skill set of employment youth and those needed by employers। MBA करके आ जाते हैं और उनकी सैलरी क्या होती है 8,000, 10,000, 12,000। इंजीनियर्स की सैलरी क्या होती है 12,000, 15,000। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पहले साल में इनको सारी चीजें दोबारा बतानी पड़ेगी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कराना पड़ेगा। जब मैं नेवी में था तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मर्चेंट नेवी का एग्जाम होता है तो उसमें लगभग 3 साल लग जाते हैं उसको क्रैक करने में। मर्चेंट नेवी का एग्जाम होता है वो, और मैंने वो 6 महीने पे देने की सोची कि 6 महीने हुए मैं देता हूँ एग्जाम, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैंने नहीं की। इनफैक्ट की क्या कि मुझे जाने ही नहीं दिया सीनियर्स ने कि अभी तेरा बहुत टाइम पड़ा है, बाद में देखना, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। मुझे एंट्री नहीं करने दिया उन्होंने, और मेरा वो एग्जाम क्लियर हो गया सोचो, और प्रैक्टिकल के नाम पे मैं जीरो। और उन्होंने इतनी लिबर्टी दी कि ये पहला बंदा है जो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर इसने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया है, तो इसको प्रैक्टिकल के लिए बहुत छूट दी उन्होंने। जो ट्रांसमीटर रिसीवर होते हैं उनका उन्होंने पैनल हटा दिया और कहा भाई एक भी चीज को यदि आप आइडेंटिफाई कर दोगे तो हम आपको पास कर देंगे। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मैं एक चीज भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो समझ रहे हो आप, प्रैक्टिकल एक्चुअल में क्या होता है कि थ्योरी तो बहुत अच्छी करा दी जाती है कॉलेज के अंदर, लेकिन प्रैक्टिकल के नाम पर नील बटे सन्नाटा होता है। और वो फिर हमें उसका नुकसान कहाँ भुगतना पड़ता है, जब हम जॉब करने जाते हैं हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, और उसकी वजह से सैलरी भी लो होती है इस वजह से। तो इंटर्नशिप का प्रोविजंस गवर्नमेंट ने किया है इसके अंदर, और पैसा भी देने की बात हुई है। इंटर्नशिप के दौरान गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी। इसके अंदर आप देखो इस आर्टिकल के अंदर ये नीचे दिया हुआ है ये पोर्टल लॉन्च कर दिया, उसके अंदर अमाउंट भी दे रखा है
800 करोड़ रुपीस। ये देखो यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट बीन अंडरटेकन एट द कॉस्ट ऑफ 800 करोड़। लगभग 60,000 के आसपास एक बंदे को मिलेगा ड्यूरिंग इंटर। तो इससे क्या है, कॉन्फिडेंस भी ग्रो करेगा, उनकी स्किल्स भी ग्रो करेंगी और कंपनियां हेल्प करेंगी तो वो बहुत जल्दी उस एनवायरनमेंट में सेट हो जाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अब जो तीसरी बड़ी न्यूज है ये आप पढ़ लेना, इसमें बस इतना ही है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत है ये। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा जोर दिया हुआ है कि जब तक आपको स्किल नहीं आएंगी, ट्रेनिंग नहीं आएगी। और इट इज फॉर नॉट ओनली फॉर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, इट इज फॉर ऑल। जो बीए भी कर रहे हैं, सिंपल ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, उनके लिए भी है, उनके लिए भी उसी तरह का ट्रेनिंग का प्रोविजन है। जापान के अंदर क्या होता है, ग्रुप सिस्टम है। जापान के अंदर मैंने पहले ही बताया था कि वहां इंडिविजुअल कोई भी काम नहीं करेगा, वहां एक क्लास को डिवाइड कर देंगे ग्रुप्स के अंदर, 8-8 10-10 बच्चों का ग्रुप होता है और ग्रुप ही सारी एक्टिविटीज को लीड करता है और वो ग्रुप की ही पोजीशन आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इंडिविजुअल किसी की नहीं आती। तो ग्रुप अपने हिसाब से परफॉर्म करते हैं। तो ग्रुप के अंदर फायदा क्या होता है, वन फॉर ऑल फॉर वन, कि एक किसी चीज में अच्छा है, एक की राइटिंग स्किल्स अच्छी है, एक की एनालिटिक्स स्किल्स अच्छी है, एक का क्रिटिकल एनालिसिस अच्छा है, तो वो सारे मिलकर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। उसी चीज को यहाँ प्रमोट करने की कोशिश हो रही है। ठीक है। अगला जो है ये है मैरिटल रिलेशंस मस्ट बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम रेप प्रोविजंस, सेंटर टेल अपेक्स कोर्ट। ये बहुत सारी एप्लीकेशंस लगी हुई हैं, वो पेटिशन डली हुई है बहुत सारी। किस रिगार्ड में डली हुई है कि यदि ये शादी के दौरान यदि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ जोर जबरदस्ती से फिजिकल रिलेशन बनाता है तो वो दैट अमाउंट्स टू रेप, उसको रेप की परिभाषा में डालना चाहिए यहाँ इस चीज को लेकर। लेकिन ये बहुत ही अलार्मिंग चीज है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसको अपोज किया है। क्यों किया है, यहां आप देखो इस लाइन के अंदर ये क्या है, द डेमोग्राफिस ऑफ द मैरिज इज सुई जनरिस। सुई जनरिस होता है अलग तरह की, जो अलग अलग उस एक नजरिए से देख सकते हैं हम, अलग मतलब समाज से हटकर, ऑफ इट्स ओन क्लास, इसका मतलब होता है ऑफ इट्स ओन क्लास, कि शादी जो है वो दैट इज नॉट अ सिंपल रिलेशन, वो साधारण रिलेशन नहीं है। शादी के अंदर बहुत सारी चीज इन्वॉल्व होती हैं, दो परिवार इन्वॉल्व होते हैं, समाज इन्वॉल्व होते हैं, अप एंड डाउन के अंदर पूरे जीवन के वो साथी होते हैं, एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, वो सारी चीजें सब आती है और मिलजुल के एक यात्रा तय करने का एक संकल्प जो है वो शादी है। तो यहाँ उस चीज को लेकर कह रहे हैं ये। तो पहले क्या हुआ था, पहले जो पुराना हमारी आईपीसी थी उसके सेक्शन 375 में एक्सेप्शन थी 2, ये ना एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 जो है उसके अंदर डेफिनेशन दे रखी है रेप की, उसकी एक्सेप्शन 2 के अंदर दे रखा है कि यदि कोई फिजिकल रिलेशन जोर जबरदस्ती से बनाता है अपनी वाइफ के साथ तो दैट विल नॉट अमाउंट टू रेप। अब यहां इसको लेकर ये जो रिलेशन है ये कैसा रिलेशन है, ये लव एंड केयर का रिलेशन है, एक दूसरे को समझने का रिलेशन है। और ये इस रिलेशन का भी आधार, शादी का एक बहुत बड़ा जो आधार है वो, जैसे मैंने एक मैट्रिमोनियल रेप के ऊपर एक आर्टिकल भी पहले पब्लिश भी हुआ था और एक यूट्यूब वीडियो भी बना था, वो भी आप देख लेना। उसमें मैंने ये बात कही थी कि इसका जो आधार है वो आधार है फिजिकल रिलेशन। कि मान लो हमें ये पता लग जाए कि लड़का नपुंसक है या इम्पोर्टेंट है, तो कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची की शादी उससे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज इट इज अ प्राइम फैक्टर, शादी के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये। और ऐसे ही मान लो लड़के वालों को पता लग जाए कि जो लड़की है वो आगे मां नहीं बन पाएगी किसी कारणों से, इट मे बी फिजिकल और कोई और मेंटल रीजन कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से नहीं बनेगी, तो शायद वो भी शादी ना करे उस लड़की के साथ। मकसद क्या है, शादी का मकसद है एक तो सामाजिक जो ताना बाना है उसका एक आधार शादी है, और दूसरा है अपनी जनरेशन को बढ़ाना, ये है शादी का। अब ये जो दो प्राइम चीजें हैं इनको बाहर कर दोगे तो फिर शादी में बच क्या जाएगा। और फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस देखो, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों आइसोलेशन के अंदर रह रहे, तीसरे को तो नहीं पता क्या है। अब मान लो वाइफ ने झूठा ही एलिगेशन लगा दिया कि भाई ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, उनके रिलेशंस का क्या होगा, 2 दिन जेल में रहा है या उसकी जेल हो गई तो फिर उसके बाद क्या रिलेशन कैसे बनेंगे, ईगो इसके अंदर बीच में आ जाएगी, झूठे सच्चे केस होंगे,
और 2-3 चीजों के अंदर हम फेस कर भी रहे हैं इसके अंदर, तो इसलिए कोर्ट को बड़े सतर्क होने की जरूरत है। इसलिए सरकार ने जोर दिया है कि ये ना किया जाए, क्योंकि हमारी जो परिस्थिति है वो और विदेशों के अंदर जो मैट्रिमोनियल रिलेशन है वो, उनमें दिन रात का अंतर है। वहां वेस्ट के अंदर लगभग कितना 3 से 4 एवरेज शादियां होती है, हमारे यहाँ अब भी शादी एक ही होती है। तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल अलग है। तो क्यों नहीं किया जाए, उसका ये है, जैसे 498A है, एक दहेज विरोधी धारा है आईपीसी की, जो दहेज लेता है उसमें भी एक्विटल कितना है, 98% है। वो एक्विटल क्यों है, क्योंकि झूठे केस आ रहे हैं, रेप के झूठे चार्जेस लग रहे हैं। तो यदि ये झूठे चार्जेस होंगे तो शादी जैसी संस्था का बचेगा क्या, वो तो पूरा इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए इसमें बड़ा सतर्क होने की जरूरत है कि गुस्से में आके, मान लो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई और वो गुस्से में आके उसने ये कर दिया, तो एक पहले 377 था अननेचुरल सेक्स, वाइफ उसमें भी दर्ज करा देती थी पहले, उसमें बेल नहीं होती थी, सच्चाई होती नहीं थी, गुस्से में आके फिर बाद में स्टेटमेंट देके उसको विड्रॉ कर लेती थी। तो यहां बड़ा सतर्क होने की जरूरत है पूरे एनवायरनमेंट को देखने की, और शादी किस तरह से, किस बेसिस पे, किस आधार पे बन रही है उनके ऊपर। तो गवर्नमेंट यहाँ जो है बहुत बड़ा आधार ले रही है। एक इसी में देखो, इट रीजन दैट मैरिज डिड नॉट ऑब्लिटरेट अ वुमेन्स कंसेंट। ये इसका मतलब होता है कि कंसेंट की अहमियत नहीं है, औरत की कंसेंट की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन आज है। आज हस्बैंड वाइफ जो है वो अलग दौर के अंदर एंटर कर चुके हैं। हस्बैंड भी वाइफ की केयर करता है, वाइफ भी हस्बैंड की केयर करती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनमें बहुत अच्छी है। सवेरे खाना वाना बनाने में से लेकर और सारी चीजों में वो दोनों मिलके काम करते हैं, क्योंकि एकल परिवार हो गया तो आज वो स्थिति नहीं है कि सारी चीजें औरत के ऊपर ही है, तो दोनों मिलकर जिम्मेवारी उठा रहे हैं। तो ये जो चीज है इसके अंदर ये बहुत भारी बदलाव आ रहे हैं, और इन चीजों को, ये क्या है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। अवेयरनेस से, इन सारी चीजों से, जैसे पहले मैंने एक आर्टिकल में कहा था कि मेनोपॉज को लेके तो कोई जानता ही नहीं था कि मेनोपॉज भी औरत के अंदर आता है, जब वो 45 साल के आसपास की होती है तो उसमें मेनोपॉज आता है। तो मेनोपॉज के अंदर क्या है, मूड स्विंग्स होते हैं, उसके बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, फिजिकल दिक्कतें होती हैं। जिस समय मेंसेस शुरू होते हैं उस समय जो दिक्कत होती है उससे ज्यादा दिक्कत मेनोपॉज के समय होती है। मेनोपॉज के अंदर है वो माँ बनने में सक्षम नहीं रहती, वो चीज विड्रॉ करती है, तो उसके अंदर बॉडीली चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लेकिन इन चीजों को नोटिस नहीं करता था, इससे पहले इन चीजों को कोई बात नहीं करता था, लेकिन अब बहुत सारे डॉक्टर्स खुलेआम इन पे बात करने लग गए। कॉलेजेस में पेरेंट्स के साथ इन सारी चीजों पे, इन टॉपिक पे डिस्कशन होता है। ये मतलब ये ऐसे टॉपिक बन गए कि ये आइसोलेटेड टॉपिक नहीं रहे। अब ये टॉपिक्स, इन पे खुलेआम डिस्कशन होता है और लोगों को पता भी है, और उसके अंदर क्या किया जा सकता है, कैसे फैमिली सपोर्ट कर सकती है, कैसे बच्चे सपोर्ट, बच्चों को भी इसलिए बताया जाता है कि माँ यदि उस दौर से गुजर रही है तो आपको किस किस तरह से हेल्प करना है, क्या क्या चीजें हैं जो उस जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो उसमें भूमिका सबकी होगी, उसमें बच्चों की भी भूमिका होगी, उसमें हस्बैंड की भूमिका भी होगी, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स की भी भूमिका होगी। सब किस तरह से उस चीज को आसानी से उस दौर को बिता सकते हैं उस चीज को लेकर। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बेसिकली दे आर ऑफ अवेयरनेस। हमें इन रिश्तों को रीडिफाइन करना है। पुराने उसमें नहीं है कि औरत है तो औरत अत्याचार सहती रहेगी, औरत है तो औरत पैर की जूती रहेगी। आज वो जमाना नहीं रहा। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमें इनको देखना है, और यदि हम ऐसा कर देंगे तो इसके अच्छे कम और बुरे नतीजे ज्यादा आएंगे। जैसे दहेज के कानून के अच्छे नतीजे कम निकले हैं, बुरे नतीजे ज्यादा निकले। फोर्सफुली फिर समझौते होते रहते हैं, माँ बाप पैसा लेके सेटलमेंट कर लेते हैं। रेप के झूठे एलिगेशन, रेप में भी कहाँ पनिशमेंट है, उसका भी रेशियो बहुत कम है। उसमें बाद में ये पता लगता है कि ये सारे जो रेप की हॉस्टाइल हो गई विक्टिम जो है, होते हैं समाज के अंदर, सारी चीजें होती हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इन सारी चीजों पे बड़े संवेदनशीलता के साथ सोचना होगा। इसलिए गवर्नमेंट अपना पूरा फोकस किस पे रखी हुई है, वो ये कह रही है कि इसको डिसीजन देने से पहले कोर्ट सोचे, और उनका मकसद क्या है, इसको क्राइम के उसमें ना लेके आए। ये चीजें समझदारी के साथ, जागरूकता के साथ इनसे निपटा जा सकता है।
अब इसके अंदर एक और, आज पूरा फ्रंट पेज ही बहुत अच्छे आर्टिकल से भरा हुआ है। SC रेस्टेन पुलिस अगेंस्ट ईशा फाउंडेशन। तो इसके अंदर क्या है, ये जो आर्टिकल है इसमें हमने पहले डिस्कस किया था। इसमें क्या हुआ था कि एक आदमी ने, जो प्रोफेसर था, रिटायर्ड प्रोफेसर था, उसने ईशा फाउंडेशन के अगेंस्ट हाई कोर्ट के अंदर एक रिट फाइल की थी। वो की थी हाबीस कॉर्पस की। तो ये जो हाबीस कॉर्पस है, ये है टू हैव द बॉडी ऑफ। तो इसका मतलब ये होता है यदि किसी ने इलीगल डिटेन कर लिया उसको, तो आप हाबीस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट उसको डायरेक्शन देगी कि इस बंदे को प्रोड्यूस करो। तो यहाँ ईशा फाउंडेशन के अगेंस्ट इन्होंने, प्रोफेसर ने, ये हाबीस कॉर्पस की एक रिट फाइल की और उसमें कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों मैच्योर हैं, एक 40-42 साल के आसपास की उम्र की है और एक उससे थोड़ी कम है, शी इज ऑल्सो रनिंग इन हर 30s। तो उन दोनों को इलीगली डिटेन कर रखा है। उनको ड्रग्स देते हैं, कुछ ऐसी चीज देते हैं जिनसे वो वहीं योगा सेंटर से बाहर नहीं आ पा रही, और ये रिट लगाई थी। जब इस रिट पे सुनवाई हुई तो उन लड़कियों को भी बुलाया गया और हाई कोर्ट कुछ ज्यादा पर्सनल हो गया। मैंने जिस दिन ये हाई कोर्ट ने जब ये डिसीजन दिया था तो उस दिन भी मैंने कहा था, मैंने हाई कोर्ट का जो डिसीजन है ये बहुत पर्सनल जाके है और इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगा ही देगा। क्योंकि आपने 150 लोगों को, 150 पुलिस वालों को एक ऑर्गेनाइजेशन भेज दिया, जो ऑर्गेनाइजेशन जनता के भले के लिए काम कर रहा है, जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। आपने उनको निकालने के लिए कर दिया, लेकिन आप उन पे कभी एक्शन नहीं लेते जो ड्रग्स के अंदर डाल रहे हैं, खुलेआम जो ड्रग्स बेच रहे हैं। उनकी इंक्वायरी के लिए 150 आदमी आपने कभी नहीं भेजे, उनको कभी लताड़ नहीं लगाई आपने। तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई पर्सनल गर्ज यहाँ हाई कोर्ट की रही है, उस वजह से उसने 150 आदमियों को वहां एंटर करा दिया और एक एक आदमी से इंक्वायरी कर रहे हैं, भाई आप कैसे आए हो, आप कैसे आए हो। पिछली बार भी मैंने डिस्कस किया था, जब एडल्ट एक आदमी है तो उसकी लिबर्टी है शादी करने की, रहने की, कहाँ रहे कहाँ ना रहे। इसके ऊपर बड़ा एक तीखा सा कमेंट किया था हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई इसने तो, सदगुरु ने तो अपनी बेटियों की शादी कर दी, बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर दी, दूसरे की कैसे रोक सकता है शादी करने से। तो इसको हमने लंबा डिस्कशन किया था, उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। उस समय मैंने ये कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लो मैंने कुछ काम किए हैं या नहीं किए हैं तो मैं अच्छे काम के लिए सलाह नहीं दे सकता, या तो स्पिरिचुअलिटी भी उतनी ही जरूरी है जितनी शादी जरूरी है। एक आदमी अपनी पर्सनल लाइफ को अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि मुझे स्पिरिचुअल रहना है, मुझे शादी करनी है, मुझे सामाजिक रहना है, कैसे रहना है, कैसा नहीं रहना, ये उसका पर्सनल डिसीजन है। और यदि जो ये बात कह रहे हैं ऐसा हो तो फिर तो लोग आगे ही नहीं आएंगे। कितने ही मिशन है, जैसे रामकिशन मिशन है, उसके अंदर कितने लोग हैं जो साधु बने हुए हैं, उन्हें शादी नहीं की और समाज का भला कर रहे हैं। ठीक है, क्रिश्चियनिटी के अंदर कितने लोग हैं जो शादी ना करके समाज का भला कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि ये कोई पाप हो गया शादी ना करना और माँ बाप की सेवा ना करना। एक बड़े गोल के लिए, एक बड़े टारगेट के लिए यदि मैं माँ बाप से हटकर फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं तो मुझे एक की बलि तो देनी पड़ेगी। मैं यदि अपने बारे में सोचूंगा तो मैं परिवार का नहीं हो सकता, परिवार के बारे में सोचूंगा तो मैं समाज का नहीं हो सकता, समाज के बारे में सोचूंगा तो मैं राष्ट्र का नहीं हो सकता, राष्ट्र के बारे में सोचूंगा तो इन तीनों का नहीं रहूंगा मैं। तो क्या है कि मैं का जब विस्तार होता है तो मैं, जब मैं फैमिली के बारे में सोचने लगता है तो मैं को छोड़ देता है, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट का त्याग करना पड़ता है। जब वही व्यक्ति समाज के बारे में सोचता है तो फैमिली के इंटरेस्ट के बारे में सोचना बंद करना चाहिए उसको, क्योंकि वहां रहेगा तो नहीं कर पाएगा। जो आदमी राष्ट्र के लिए कुछ कर रहा है उसको अपने समाज, अपनी फैमिली, इसका त्याग करना ही पड़ता है। हजारों उदाहरण है, महर्षि दयानंद से लेकर स्वामी विवेकानंद से लेकर दुनिया भर के उदाहरण है, जिन्होंने, अरविंदो हैं, जे कृष्णमूर्ति हैं, ये सारे लोग, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने समाज के लिए कुछ करने के लिए अपने निजी जीवन को दांव पे लगाया है। सबसे पहले इन्होंने परिवार का त्याग किया है, तभी तो समाज को अपना पाएंगे। जब समाज का त्याग करेगा जब ही पूरे राष्ट्र को एक मान पाएगा। इनके लिए पूरा राष्ट्र एक फैमिली हो जाता है। इस तरह की टिप्पणी हाई कोर्ट को शोभा नहीं देती। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या कर दिया, ये दे रखा है, एज भी दे रखी है इसमें, एज 42 एंड 39। अब बताओ 42 और 39 कितनी बड़ी एज होती है, अपना भला बुरा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बयान दिया
कि हमारे पर कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं मैराथन के लिए, रनिंग के लिए भी बाहर गई, मैंने पार्टिसिपेट भी किया, हम अपनी मर्जी से रह रहे हैं अपने हिसाब से। तो वहाँ हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि माँ बाप पे तुम्हें दया नहीं आती, तुम्हारा फर्ज नहीं है माँ बाप की सेवा करो। भाई माँ बाप की सेवा तो एक इंडिविजुअल की सेवा है, यदि मुझे समाज का सेवा करने का मौका मिल रहा है तो छोड़ सकते हैं हम माँ बाप को, और इससे भी बड़ा लक्ष्य मिल रहा है तो उसको भी छोड़ सकते हैं। भगत सिंह से लेकर और आपके जितने भी सदगुरु हैं, वो सुभाष चंद्र बोस हैं, ये सारे इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपनी फैमिली छोड़ी है, पहले अपने प्रोफेशंस छोड़े, तभी तो देश आजाद हो पाया है। तो इसी तरह से चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को लेकर, और दूसरा जो ये अननेसेसरी वो लगाया था उसके ऊपर कि भी सारी इंक्वायरी करो, ये उस सब पे स्टे कर दिया है। जजमेंट जो आएगा वो देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। हैबीज कॉर्पस समझने वाली बात थी, वो मैंने समझा दिया है। और दूसरा ये भी पर्सनल फ्रीडम। इसके अलावा एडिटोरियल में आ जाओ। ये आर्टिकल भी बहुत अच्छा है। कल हमने एक आर्टिकल लिया था, उसके अंदर रिसर्च को और जो नेट का एग्जाम था उस दोनों कंपेयर कर रखा था कि रिसर्च का टेम्परामेंट अलग होता है और नेट का एग्जाम जो दे रहा है वो अलग है। दोनों को एक उसमें हम कंसीडर नहीं कर सकते। कल हमने इस चीज को देखा था, उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं यूनिवर्सिटी दो काम करती है, एक काम करती है बच्चों को पढ़ाने का, टू एजुकेट देम, और दूसरा काम करती है रिसर्च का। तो आप किसी पे बर्डन नहीं डाल सकते। ये जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग कैसी है, जो रैंकिंग है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। ये कह रहे हैं द ऑब्सेशन विद रैंकिंग इज हार्मिंग इंडियाज यूनिवर्सिटी। क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो मकसद है वो बच्चों को पढ़ाना प्राथमिक है पहला, रिसर्च उसके साथ कंडक्ट होती है तो ठीक है, लेकिन रिसर्च के आधार के ऊपर आप रैंकिंग अलॉट नहीं कर सकते। फिर सारा फोकस कहां चला जाएगा, फिर सारा फोकस रिसर्च के ऊपर ही हो जाएगा। और टीचर्स भी अपना काम छोड़ के पढ़ाने का वो कोशिश ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कराने की करेंगे। और उस रिसर्च के लिए जो हो ही रहा है, आज मुखर्जी नगर आप चले जाओ और बहुत सारी जगह यूट्यूब पे सर्च करो, इस पे वेबसाइट्स पे सर्च करो तो उसमें कितनी दुनिया भर की वेबसाइट्स आ जाएंगी जो आपके लिए सिनॉप्सिस भी तैयार करके देंगी, जो आपके रिसर्च पेपर भी तैयार करके देंगी, सारा कुछ अपने आप से करके देंगी। तो फिर ये तो उस चीज को किल कर रहा है ना, आपकी जिज्ञासा को, आपकी क्रिटिकल एनालिसिस को, आपकी थिंकिंग को। रिसर्च का कल हमने डिफाइन किया था कि रिसर्च क्या होता है, उस चीज को खोजना जो हमें दिख नहीं रही है। रिसर्च, दोबारा सर्च करो उसको, उसमें से ब्रिंग आउट समथिंग न्यू। कैसे इट कैन बी ए हेल्पफुल टूल फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए कैसे हो सकता है, सब्जेक्ट के लिए कैसे हो सकता है। तो उन चीजों को लेकर रिसर्च जो है, रिसर्च का जो व्यक्ति है वो और एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट, उन दोनों में बहुत अंतर है। रिसर्च का बच्चा तो बहुत डीप एनालाइज करेगा उस चीज को, और वो टाइम भी ज्यादा डिवोट करेगा बजाय एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट के। ऑर्डिनरी स्टूडेंट अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, वो कहीं भी जॉब करने के लिए पढ़ रहा है या डिग्री के लिए पढ़ रहा है, जो भी मकसद है उसका। लेकिन रिसर्च के लिए तो ही इज मोर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग न्यू आइडियाज, न्यू थिंग्स। उसके लिए है वो, जो चीज ऑलरेडी है उसका एक नया आयाम लेके आ रहा है, और उसके बहुत सारी रिसर्च उसको एनालाइज भी करनी पड़ेंगी, टॉपिक्स भी करने पड़ेंगे, टाइम भी ज्यादा डिवोट करना पड़ेगा एक बच्चे की बजाय। तो यहां जो ये कह रहे हैं, यहां पर आप देखो ओवर एम्फेसिस ऑन रिसर्च, ये इस चीज को ये दिक्कत बोल रहे हैं यहां पर। और यहीं से सारी चीजें दिक्कत शुरू हो रही है कि एम्फेसिस किस चीज के ऊपर है, रैंकिंग के लिए। पेरेंट्स भी क्या करते हैं, रैंकिंग देखते हैं, किस यूनिवर्सिटी कितनी रैंकिंग है उसके हिसाब से एडमिशन। भाई चाहे किसी अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी मिलती है तो क्या दिक्कत है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी पढ़ाई के दम पे नहीं है। यदि आपको पढ़ाना है बच्चे को और रिसर्च कराना है, ये रिसर्च के बेसिस पे। यदि आपका बच्चा रिसर्च करने जा रहा है तो फिर आप रैंकिंग देखिए, और पढ़ने जा रहा है तो फिर आपको दूसरी चीज एनालाइज करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर आप देखो, सैडली यहां पर दे रखा है, सैडली डिस्पाइट बीइंग अवेयर ऑफ दिस फ्लॉ इन द रैंकिंग प्रोसेस। ये क्या है, किस चीज के ऊपर बेस है, दीज नंबर्स of themselves cannot capture the quality, content, relevance and impact of research। इनका मकसद क्या हो गया कि रिसर्च के नंबर बढ़ाने। कैसे बढ़ाने, टीचर के ऊपर प्रेशर है, ज्यादा ज्यादा पेपर पब्लिश कराओ, ये इसके लिए। ठीक है, तो इसके अंदर फिर आगे दे रखा था, वर्ल्ड रैंक मेक द यूनिवर्सिटीज विजिबल एंड हेल्प अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वर्ल्ड क्लास फैकल्टी एंड एकेडमिक पार्टनर्स, philanthropists and donors, universities and government even tweak
और अल्टर पॉलिसीज टू इम्प्रूव रैंक। और इसके लिए कह रहे हैं कि रैंक इंप्रूव करने के लिए सब अपनी अपनी कोशिश करते हैं, इवन गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इसके अंदर है। तो इसके अंदर देखो ये फाइनेंसिंग एजेंसी हैफा फ्यू ईयर्स अगो, ये भी हायर एजुकेशन के ऊपर आई है ये, टू हेल्प improve the global ranking of the top universities and premium institute, the government has set up higher education financing agency। ये उनको दे रही है। यूजीसी भी बहुत भारी भारी ग्रांट दे रहा है रिसर्च को प्रमोट करने के। रिसर्च प्रमोट होनी चाहिए बट रैंकिंग इसके आधार पर नहीं होनी चाहिए, कह रहे हैं ये। मोबिलाइज मार्केट रिसोर्सेज टू फंड द कंट्री ग्लोबल रैंकिंग एस्पायरिंग इंस्टीट्यूट इन द फॉर्म ऑफ रीपेएबल लोन्स एट द कम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स। और इसके आगे फिर एक यहां पर है ये आ जाओ इसके ऊपर, द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एंड मेंटरिंग। इससे हटकर हम किस चीज पे चले गए, यहां देखो, द मैट्रिक्स ड्रिवन ग्लोबल रैंकिंग एस्पिरेशन हायर एजुकेशन सिस्टम हैज had an adverse impact on teaching community. The undue emphasis on research is to the exclusion of vital functions, especially teaching, has created a sorry situation in which the university job aspirant is often judged by the number of research papers they have produced, the impact factor of the journals they were published in, and the number of their citation, and not by the ability to be an effective communicator, teacher and mentor। यहां उसकी बजाय किसके ऊपर आधारित हो गया सारा, रिसर्च के ऊपर, कितना रिसर्च है इसके ऊपर। और इसके इसी के अंदर आप नीचे देखो, इसी आर्टिकल के अंदर दो तीन चीजें और देखते हैं यहां पर। इन द पर्सपेक्टिव ऑफ टिपिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, राइटिंग पेपर और वर्किंग ऑन अ ग्रांट एप्लीकेशन टेक प्रेसिडेंस ओवर टीचिंग टुडे। तो सारा ध्यान किस पे है, रिसर्च पेपर पब्लिश करने के ऊपर, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, आयरनिकली टीचिंग इज डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम ऑल इंपॉर्टेंट रिसर्च, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैव बिकम कॉन्ट्रैक्टर्स चर्निंग आउट रिसर्च पेपर टू इंप्रूव द यूनिवर्सिटी रैंकिंग। कॉन्ट्रैक्टर, यहां तो इस आर्टिकल में बोल दिया कि प्रोफेसर सब क्या बन गए, ठेकेदार बन गए रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए, कैसे भी यानी आओ लेके आओ, बच्चों को फोर्स करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इन एजेंसियों से, जो ये आउटसोर्सिंग एजेंसी है, उनसे पेपर खरीद लेते हैं, पब्लिश कर देते हैं। तो उससे ना तो बच्चा पढ़ ही पा रहा है, ना वो अच्छे से रिसर्च ही कर पा रहा है। रिसर्च इज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यहां ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे इसी में देखो आप, द एक्सपेंस ऑफ एजुकेटिंग स्टूडेंट्स रियली मीनिंगफुल आर इंस्टेंस ऑफ प्लेगरिज्म, डेटा मैनिपुलेशन एंड द अदर रिसर्च मिसकंडक्ट इमेनिटिंग फ्रॉम द प्रीमियम इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज, द अनडिजायरेबल एंड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर प्री ऑक्यूपेशन विद मैट्रिक्स। अब ये क्या है, जब ये सारा प्रेशर होगा तो इस प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे, सारे अनड्यू जो भी है रिसोर्सेज उन सारों का अप्लाई करेंगे, क्योंकि रैंकिंग बढ़ानी है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो पूरा प्रेशर रहता है प्रोफेसर वगैरह के ऊपर, कैसे भी करके रैंकिंग बढ़ाओ, ज्यादा ज्यादा पेपर पब्लिश करो। अब वो क्या है, प्लेगरिज्म पे एक दूसरे के आर्टिकल चोरी करके, 4 आर्टिकल क्लब करके 5 आर्टिकल बना के, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और ये है, देयर इज नो डाउट दैट द रिसर्च इज द इंजन दैट ड्राइव ग्रोथ एंड इनोवेशन। रिसर्च अलग है, ये कह रहा है ग्रोथ एंड इनोवेशन, बट इट कैनॉट बी एक्सक्यूज टू नेग्लेक्ट टीचिंग which prepare students for the real world। उस टीचिंग को भी हर बच्चा तो रिसर्च करेगा नहीं, रिसर्च के लिए 1% भी हार्डली बच्चे होते हैं जो रिसर्च के टेम्परामेंट के होते हैं, जो रिसर्च करने में सक्षम होते हैं, जो अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं। मैं ग्रेजुएट हो गया, लेकिन रिसर्च के लिए मुझे 4-5 साल और लगाने, और इस रिसर्च का आउटपुट क्या रहेगा वो फिर अलग बात होती है। तो वो बहुत ही लिमिटेड बच्चे लगाएंगे, बहुत ही छोटा नंबर है उनका। तो इसके लिए सारे बच्चों की शिक्षा को बलि पे नहीं चढ़ाया जा सकता। ये कह रहे हैं कि टीचिंग इज द मेन पर्पस। उसके लिए आप ये थोड़ी है कि सबको ही आप एक उससे हाँक दोगे, ये यहाँ पर। और लास्ट के अंदर, इसी के अंदर लास्ट में आ जाओ, तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, आई ओपनिंग आर्टिकल है ये, गवर्नमेंट के लिए भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए जो रैंकिंग की होड़ में है। द मैट्रिक्स फोकस सिस्टम और मेट्रिक्युलेसी, if you will, which we mistakenly believe is synonymous of meritocracy, has created a situation which implies the education is a market rather than the citizen's right and the state duty।
क्या बना दिया उनने, एजुकेशन को मार्केट बना दिया, क्योंकि रैंकिंग अच्छी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन होंगे, तो इसका क्या व्यवसायीकरण कर दिया। और होना क्या चाहिए, सिटीजन राइट एंड स्टेट ड्यूटी होनी चाहिए, हर बच्चा पढ़े। ये ड्यूटी, नॉलेज इज द कमोडिटी एंड नॉट द मीन्स ऑफ बिकमिंग मोर ह्यूमन, द स्टूडेंट आर कस्टमर्स इंस्टेड ऑफ फ्यूचर सिटीजन्स। इस चीज पे कह रहे हैं, दिस रैप इकोसिस्टम व्यू एकेडमिक रिगरस एंड detracting from the business of delivering the product to customer. It kills creativity and the enthusiasm to learn, does not prepare student for the real world and is harmful to the future generation. अपने अधिकारों के प्रति सजग होना, समाज के प्रति सजग होना, आपकी जिम्मेवारी क्या है, एक नागरिक के रूप में आपकी जिम्मेवारी क्या है। प्रोफेशनल बनाए जा रहे हैं, केवल प्रोफेशनल्स के अलावा कुछ भी नहीं बनाया जा रहा। तो यहाँ इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।